रात के लगभग 11:30 बजे घर में सभी लोग सो चुके थे और एक बड़ा सा कमरा जिसकी सारी की सारी लाइटें ऑफ थी, सिर्फ खिड़कियां खुली हुई थी और उन खिड़कियों से चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी, जिस कारण से उस पूरे रूम के अंदर एक हल्की सी ब्लू लाइट जैसा कुछ दिखाई दे रहा था और हवाएं हल्की हल्की चल रही थी, जिसके कारण वो रूम के वाइट पर्दे हवा में उड़ रहे थे। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा बेड जिस पर नंदनी सो रही थी, लेकिन सुकून से नहीं। उसके चेहरे पे शिकन सी दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो ठीक से सो नहीं पा रही हो, उसे कोई बुरा सपना आ रहा हो। और शायद वैसा ही हो रहा था। नंदनी अपनी आंखें बंद करे हुए अपनी पलकों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे खोल नहीं पा रही थी, जैसे उसकी आंखें कोई बंद कर रहा हो। वो बहुत ट्राई करती है अपनी नींद से बाहर आने की, अंदर ही अंदर वो बहुत तड़प रही थी, लेकिन कारण क्या था नहीं पता। नंदनी अचानक से एक गहरी सांस लेते हुए उठती है। उसकी ये सांसें बहुत गहरी होती हैं। वो जैसे खड़ी होती अपने आसपास देखती है, पूरे रूम की लाइटें बंद थी। उसकी पहली नज़र खिड़की के पास जाती है। उससे ऐसा फील होता है जैसे उस खिड़की पे थोड़ी देर पहले शायद कोई था, शायद वहाँ पे कोई बैठा वो उसे घूर रहा था, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती है। वो थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये एक सिर्फ बुरा सपना था, एक बुरा सपना जो कि मैं कुछ देर बाद भूल भी जाऊंगी। लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है? सिर्फ एक सपने से? नंदिनी तू पागल हो गई है, सो जा यार। ऐसा बोल के वापस बेड पे लेट जाती है, लेकिन अब उस दिल के अंदर बेचैनी उठ चुकी होती है और वो डर जिसे वो काबू करने की कोशिश कर रही थी, वो काबू कर नहीं पा रही थी। वो बस खुद को दिलासा दिला रही थी कि नहीं तो ठीक है, कुछ भी तो नहीं हुआ, सपना ही तो था, क्यों टेंशन ले रही है, चिल कर यार। ऐसा बोल के खुद को तसल्लियाँ दे रही होती है। और थोड़ी देर बाद में वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुकी होती है, बहुत घंटे बीत चुके होते हैं, ऑलमोस्ट सुबह होने वाली होती है, लगभग 4:30 बज रहे होते हैं सुबह के, तब जाके नंदनी को नींद आती है और नंदनी सो जाती है। सो हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब, और आप लोग देख रहे हो स्टोरी हु इज़ डेविल। सुबह के लगभग 7 बज चुके थे। हल्की हल्की ठंड थी और थोड़ी सी धूप की रोशनी निकल रही थी। और इस मौसम में हम देखते हैं वो गांव जहाँ पर डेविल्स रहा करते थे। उस गांव के थोड़ी सी दूर पे जंगल में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग लकड़ियाँ काटने जाया करते थे, अब वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है जो कि टॉल होता है, हैंडसम भी होता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो दिखने में शहर का लग रहा होता है, लेकिन हाथ में कुल्हाड़ी देख करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। वो कुछ काट रहा होता है, शायद लकड़ियाँ। वो शायद लकड़ी लेने के लिए यहाँ पे आया हो। वो उन्हें काट रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर तक ही, क्योंकि जब वो एक बार अपने हाथों से बहुत तेज़ी से जो नीचे चीज़ रखी होती है उस पर मारता है, तो उसके चेहरे पे ब्लड आता है। उसके चेहरे पे ब्लड के कुछ छींटे आते हैं और अपने चेहरे से ब्लड साफ करता है और बोलता है, क्या है यार, कब तक मैं इन जानवरों को मारता रहूँगा, कब तक? अब तक सिर्फ और सिर्फ 3-4 आदमियों को मारा है, इंसानों को मारा है। उन्हें मारने का मज़ा अलग ही है, लेकिन इन जानवरों को मारने में क्या ही मज़ा है। इसके टुकड़े हो जाते हैं दो एक बार में, हाथों का इस्तेमाल करके ही। क्या मज़ा है इसमें? मज़ा तो इंसानों को मारने में, उनके चेहरे पे वो डर देखने में, उनकी आंखों में वो तड़प देखने में है, जब वो गिड़गिड़ा के कह रहे होते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। वो कहने का मज़ा ही कुछ और होता है। वो तो बात ही अलग होती है। पर इन जानवर को मार के मुझे करना क्या है, ऐसे बोल के वो फिर से उसे मारता है। तब हमारी नज़र जाती है उस जानवर पे जिसके टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं, पूरी जगह ब्लड ही ब्लड होता है। उसके छोटे छोटे पीसेस हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसी पे उसे मारा जा रहा होता है। बस एक बोन की थोड़ी सी हड्डी बची होती है। वो उसे भी अपने पाँव से कुचल करके वहाँ से चला जाता है और बोलता है, मैं क्या करूँ? इंसान क्यों नहीं आ रहा है इस जगह पे? अब कोई एक बार बस कोई आ जाए।
आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अच्छे से तड़पा तड़पा के मारूंगा, फिक्र मत करो। तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम लोग अपनी मौत खुद मांगोगे। और अगर मुझे यहाँ पे शांति नहीं मिली ना, और यहाँ पे कोई नहीं आया, तो क्यों ना मैं शहर जाऊँ किसी को ख़त्म करने। बहुत मन कर रहा है। वैसे बोल कर के बस अपने पास में देखा जाए तो कभी लेफ्ट में कभी राइट में देखते हुए जा रहा था। उसके हाथों पे पूरा ब्लड लगा होता है, उसकी जैकेट और उसकी जो वाइट शर्ट थी उस पर भी काफ़ी सारा ब्लड लगा होता है, उसके फेस पे और नेक पे हल्का सा ब्लड लगा होता है। वो फिर भी इतनी गंदी हालत में उस गांव की तरफ जा रहा होता है। जब उस गांव के थोड़ी सी पास में आता है तो उसके सामने एक और आदमी खड़ा हो जाता है। उसने भी सेम ऑलमोस्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो उसके सामने खड़ा था और कह रहा होता, क्या किया तूने? तो बोलता है कुछ नहीं, बस एक जानवर मिल के तो उसको मारा था। मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, कोई इंसान होना चाहिए ना, बहुत मज़ा आएगा। तब वो आदमी से डांटते हुए कहता है, ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं तुझे, तुझे पता है ना तेरी वजह से पहले बहुत दिक्कत हो चुकी है। तू जानता है अगर उसे पता लगा तो क्या होगा? तो बोलते मैं किससे नहीं डरता, क्या हो जाएगा बोलना, क्या हो जाएगा? मैं किसी के बाप से नहीं डरता, समझ में आया तुझे? जो करना है कर लेगा। वैसे भी मेरे हाथ देख, इन पर जो खून लगा हुआ है ना, इस पे उसका खून भी हो सकता है। मैं उसे भी मार दूँ अगर मेरे बीच में आया तो। और वैसे भी मैं शहर जाने की सोच रहा हूँ। तब वो बोलते हैं, ए तू पागल हो गया है? शहर जाएगा और वहाँ पे लोगों को मारेगा? तुझे मना किया गया है ना, तू जानता है ना यहाँ पे लोगों का आना मना है। तूने और पहले से ही बहुत लोगों को यहाँ पे मार दिया है, जिसकी वजह से इस गांव पे बहुत बड़ा दिक्कत आती हुई बची है। हम लोग यहाँ से 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन अब हमें यहीं रहना है। और उसे पता लगा तो इस बार तो बच नहीं पाएगा। तब वो गुस्से में आते हुए कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, कहा ना, चाहे यहाँ से। ऐसा बोल करके वो उसे हल्का सा पुश करता चला जाता है। और जो पीछे खड़ा होता है कहता है, अभी नया खून है ना, समझ नहीं रहा, जिस दिन तेरे अंदर से वो खून निकाल लेगा ना तब समझ में आएगा। वो जैसे ऐसा कहता है, वो जो लड़का भी वहाँ से गया होता है, उसकी तेज चीखने की आवाज़ आती है, बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। तब वो आदमी जाता है और बोलता है, क्या हुआ, चीख क्यों रहा है? उस लड़के की एकदम क्लियर बॉडी की हर एक नस दिख रही थी, जैसे कि उसके शरीर से वो नसें बाहर आना चाह रही हूँ। वो चिल्लाता है, उसके फेस पे हर जगह पे उसकी सारी वेन्स दिखाई दे रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेस पे पता नहीं क्या हो गया हो। उसकी वो सारी नसें शरीर के अंदर से कोई बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से खींच रहा हो। उसे कुछ समझ में नहीं आता उसके साथ में क्या हो रहा है। और वहाँ पे सभी के सभी जो डेविल होते हैं वो उसे देखते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है ऐसे? तो बोलता है, कुछ नहीं, बस कुछ गलतियाँ की है इसने, उसको सज़ा मिल रही है इसे। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो चीखता रहता है, दर्द में तड़पता रहता है, लेकिन सब लोग उसे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि कुछ हो ही ना रहा हो। और थोड़ी देर बाद में वो लड़का चीखना बंद कर देता है और वहाँ पे थोड़ा सा अनकॉन्शियस होकर के पड़ा होता है। वो मरा नहीं होता, बस वहाँ पे ऐसे पड़ा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि जब उसने कहा कि मैं शहर जाऊँगा और मैं किससे डरता नहीं हूँ, वो जिस इंसान की बात कर रहे थे या फिर जिस डेविल की वो बात कर रहे थे कि वो आ जाएगा, अब ये वो कौन है वी डोंट नो, शायद आगे पता लग जाए। इसके बारे में जानने के लिए हमें आगे देखना पड़ेगा। यहाँ तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन शहर में नंदिनी वो अपनी कॉलेज जाती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, कल का दिन अच्छा गया था। वो रात का ड्रीम भूल चुकी थी। उसने अपनी फैमिली को बताया था कि उसे एक अजीब सा ड्रीम आया था। वो जब सिनेमा में गई थी अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए, तब उसके दिमाग में वो जो कुछ भी आया था वो हर एक चीज़ अपनी फैमिली को बताती है। उसकी फैमिली सुनती है और समझती है, उसे बोलते कि ये नॉर्मल है, डोंट वरी, हो जाता है कभी कभी। उसे तो ये कहते थे, लेकिन वो लोग डर जाते हैं। नंदनी के जाने के बाद में वो पंडित जी को फ़ोन करते हैं और पंडित जी का फ़ोन वो लगता ही नहीं है। ये लोग घबरा रहे होते हैं, लेकिन नंदनी कॉलेज जा चुकी होती है, टेंशन फ्री होती है। वो अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही होती है, सब कुछ ठीक जा रहा होता है। पर नहीं,
कुछ गड़बड़ फिर भी हो रही होती है। रक्षा अपनी क्लास में बैठी थी, उसकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और एक लेक्चर फ्री आता है ब्रेक टाइम से पहले। वो ब्रेक टाइम से पहले वाला फ्री लेक्चर होता है, तो उसके क्लासमेट्स सब लोग बाहर जा चुके होते हैं सिवाय कुछ लोगों के। वहाँ रक्षा बैठी होती है अपनी जगह पर चुपचाप अपने नोट्स कर रही होती है। तभी रक्षा के पास में दो लड़के आते हैं और कहते हैं, हे व्हाट्स योर नेम। तो रक्षा उनकी तरफ नज़र उठा करके देखती है और फिर से अपने नोट्स करने लग जाती है। उनको गंदा वाला इग्नोर कर देती है और रूम से लड़का एक बोलता है, तुमसे पूछ रहा हूँ क्या नाम है तुम्हारा। वो बहुत स्वीटली पूछ रहा होता है, बहुत क्यूटली, पर फिर भी रक्षा जवाब नहीं देती है। उसे समझ जाना चाहिए था कि रक्षा से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उस लड़के का इरादा ये नहीं था। वो स्वीटली ज़रूर पूछ रहा था, लेकिन किसी और वे में। वो फिर से रक्षा के कंधे पे हाथ रख करके बोलता है, हे आई एम आस्किंग यू व्हाट्स योर नेम। उसके कान के पास में जाकर के ये बोलता है। रक्षा को बहुत अजीब फील होता है, वो पलक से पीछे हो जाती है और बोलती है, स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसा बोल के बल्कि से पीछे होती है। तो वो लड़का हंसते हुए बोलता है, ओह तो तुम बोल भी सकती हो, गुड। सो अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, व्हाट्स योर नेम मिस। तो रक्षा बोलती है, व्हाट डू यू वांट। तो लड़का फिर से उससे क्लोज आकर के बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम जानना चाह रहा हूँ, बताओ ना। ऐसे बोल के से धीरे धीरे क्लोज आ रहा होता है। रक्षा दीवार के लग चुकी होती है और वो बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच मी। तो वर्षा क्लोज आता है, उसके बालों को हल्के से टच करता है और बोलता है, क्यों, क्या हो गया, कोई दिक्कत है यार, तुम्हारे क्लासमेट है, तुम्हारा नाम है तो पूछ रहे हैं। तो वो बोलती है, नहीं सॉरी प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ऐसा बोल के वो हल्का सा उसे पुश करती है और जा रही होती है। तब रक्षा का हाथ पकड़ता है, रक्षा रुकती है। रक्षा की आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती है, वो पीछे मुड़ती है और उस लड़के की तरफ देख के बोलती है, लीव माई हैंड। तुम बोलते नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, आप अपना नाम बताओ वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो रक्षा बोलती है, रक्षा नाम है मेरा। तो बोलती है, ओह नाइस नेम, पहले बता देती ना तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसा बोल के उसका वो हाथ छोड़ता है, लेकिन उसका एक दूसरा फ्रेंड जो क्लास का डोर होता है उसे बंद कर देता है। रक्षा रूम के पास जाती है और बोलती है, प्लीज़ साइड हो जाओ, मुझे जाना है। तो बोलता है, नहीं अभी उसके सवाल का जवाब दिया है, मेरे भी सवाल का जवाब दो ना। ऐसा बोल के रक्षा के थोड़ा पास में और आ रहा होता है। रक्षा बोलती है, बट मैंने क्या किया है, प्लीज़ लीव मी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। रक्षा से बोल के जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक और लड़का आता है। वो लगभग 3 से 4 लड़के थे। एक लड़का जो जहाँ पे टीचर पढ़ाते थे वहाँ के डेस्क के पास में बैठा था और इन तीनों लोगों के तमाशे देख रहा था कि ऐसे कैसे तंग कर रहे हैं। फिर वो तीसरा लड़का उसके पास में आता और बोलता है, अरे हमारे भी तो सुन लो। उसका जवाब दे दिया, हमारे क्यों नहीं दे रही हो, हमसे कौन सी दिक्कत है तुम्हें। ऐसा बोल के पास में आ रहे होते हैं। वो 3 लोग ऑलमोस्ट रक्षा के पास में से एकदम कवर कर रखे होते हैं। रक्षा उनसे दूर जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लास्ट में वो दीवार के टच हो जाती है और वो तीनों बोलते हैं, दोनों हमारे सवालों का जवाब। रक्षा बोलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ लिव मी। तो बोलते हैं, नहीं हम नहीं जोड़ेंगे, क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें। और वैसे भी इस कॉलेज में तुम अभी नई आई हो, हम भी नए आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सब लोग तुमसे स्वीटली बात कर रहे थे तुम्हें पसंद नहीं आया, क्यों, हो क्या तुम अब तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हमारे दोस्तों से इस तरीके से बातें करती हो। बातें तो क्या, उनकी बातों का जवाब भी नहीं देती हो और उनको इग्नोर करती हो। खुद को कुछ ज़्यादा नहीं समझ रही तुम, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। डॉक्टर बोलते हैं, प्लीज़ लीव मी। तो बोलती है, अरे हमारी बात तो सुन लो, हमारी बातों का जवाब तो दो पहले, बोलो ना, ऐसा क्यों करती हो तुम। क्या हम लोग इंसान नहीं है, क्या हम लोगों की फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारा ये रूड बिहेवियर हमें पसंद नहीं आता और अगर तुम्हारे फ्रेंड हम ऐसे बिहेव करोगी तो हमें तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे बोल के मतलब रक्षा के वो इतने क्लोज पहले ही होते हैं
और थोड़े क्लोज आ रहे होते हैं। रक्षा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। रक्षा बस सोच रही होती है कि बस कैसे भी मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कैसे भी। लेकिन उन तीनों का ये इरादा था ही नहीं। रक्षा नीचे बैठ जाती है। वो पूरी दीवार के टच हो चुकी होती है। वो नीचे बैठ जाती है कि शायद मैं निकल जाऊँ, इनके पास में जगह मिल जाए, कहीं से मैं निकल जाऊँ। वो रास्ता देख रही होती है, बट रक्षा ऑलमोस्ट बस नीचे बैठ जाती है। और ये तीन उसके पास में जाते हुए बोलते हैं, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे हाथ में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाले। और उसकी वजह ना सिर्फ ये जो डेस्क पे बैठे हैं टीचर की, वो है, क्योंकि इसे नहीं पसंद ना। वरना अब तक हम क्या क्या कर चुके थे तुम्हें पता नहीं है, कोई एहसास भी नहीं है। और ये आज कॉलेज में है, शायद कल ना आए, और शायद कल तुम्हारे हाथ में कुछ और हो जाए। तो देखते हैं अब तुम कब तक बच पाओगी, जब तक ये कॉलेज जाएगा तब तक। लेकिन तुम्हारा तो कुछ कर तो नहीं सकते, बट तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो सकते हो ना। भाई, लड़के को किससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है? तो बोलता है, अरे यार, ऑफ कोर्स, बालों से। इनके जो इतने लंबे लंबे बाल हैं, इनके कुछ हो जाए तो इनके तो दिल टूट जाता है ना। तो चल, अब इसके बाल काट देते हैं। वैसा बोल के तीनों लोग हंसते हैं। एक जाता है, अपने बैग में से देखता है और बोलता है, यार ये कैंची ठीक तो नहीं लग रही, बट काम चल जाएगा। ऐसा बोल के आता है। वो कैंची भी अजीब सी थी, मतलब ऑलमोस्ट टूटी हुई थी। वो शायद पहले से प्लानिंग करके आए थे, इसलिए कोई अजीब सी खराब सी कैंची लेके आए थे। वो आता है अर्शक के पास में। वो बाल काटने लगता है। वो कैंची खराब थी इसलिए ठीक से बाल कट नहीं रहे थे, ज़्यादातर बाल खींच रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अजीब से उसके बाल काट दिए थे, मतलब ऑलमोस्ट उसके आधे बाल हो चुके थे, आगे से अजीब से कट चुके थे। रक्षा अपने बालों को अपने कैप से कवर कर लेती है, जो उसकी उड़ी थी उसे कवर कर लेती है, और बोलती है, लीव मी। तो बोलता है, हाँ, डोंट वरी, अब हमने तुम्हारे बाल काट दिए हैं, और अब तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, तुम्हारा चेहरा देखने को मुझे तो बात ही लगती है। रक्षा, गुड बाय। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम को अनलॉक करते हैं, बाहर चले जाते हैं। रक्षा वहाँ बैठी होती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है, मैंने गलत क्या किया जो ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, और बाल काट के लोग सोच क्या रहे हैं। आई लाइक माई हेयर, गो टू हेल, आई डोंट केयर अबाउट माई हेयर। ऐसा बोल के रक्षा वहाँ से उठती है। वो अपने बालों को ठीक करती है। उसके बाल कट चुके थे, उसके बॉडी पे काफ़ी सारे चिपक चुके थे, उसे वो चुभ रहे थे। तो वो वहाँ से उठती है और वो जाती है वॉशरूम में, अपने कपड़ों से वो बाल हटाने के लिए, अपने फेस से वो बाल हटाने के लिए। वो वहाँ पे वॉशरूम यूज़ कर रही होती है। सब कुछ ठीक जा रहा होता है। लेकिन ऑलमोस्ट कॉलेज में जितने भी लोग थे जो उस वक्त बाहर थे, जिन्हें क्लासेस नहीं थी, उन सबको पता लग गया था कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट को रैग किया है, उसके बालों को काटा है, रैगिंग उसकी हो गई है। वो सब जो सुनता है तो उनको अजीब लगता है। नंदनी अब भी अपनी क्लास में होती है, उसे कुछ पता नहीं होता इन सब के बारे में, क्योंकि नंदनी की वजह से तो सब कुछ हो रहा था। नंदनी ने कल जो किया उसकी वजह से सब लोग की हिम्मत बढ़ चुकी थी। सब लोग रक्षा को कमज़ोर समझ करके उसे परेशान करने के लिए बार बार आ रहे थे। रक्षा कैसे से डर रही थी कि नहीं डर रही थी, उसके अंदर की क्या फीलिंग्स थी, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि उसका आधा फेस कवर रहता था, आधा तो क्या, उसका बस आंखें ही तो दिखाई देती थी, जिनसे पता करना कि वो डर रही है, खुश है, अंदाज़ा लगाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसलिए वजह से लोग उसे परेशान कर रहे थे, उसके बाल काट रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये डर रही है। बट रक्षा समथिंग एल्स, वो कुछ और ही थी, उसे बुरा लग रहा था। वो एक गहरी सोच में थी, जो कि उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। थोड़ी देर बाद नंदनी की क्लासेस ख़त्म होती हैं। नंदनी बाहर आती है और हमेशा की तरह वो कैंटीन में बैठ के सब खाना खा रही होती है, और वो देखती है कि रक्षा आई नहीं है। तो वो उठती जाती है रक्षा की क्लास में उसे देखने के लिए। लेकिन जब से क्लास में जाती है वो देखती है कि रक्षा एक कॉर्नर में बैठी हुई है, और क्लास में हर कोई वहाँ बैठा है और रक्षा के बारे में बात कर रहा है। और नंदिनी के कानों में आवाज़ आती है ये बात कि रक्षा को परेशान किया गया, उसके बाल को काटा गया है, और बहुत बुरी तरीके से उसे ह्यूमिलेट किया गया है।
जब उसे ये बात पता लगती है तो जैसे कि पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि उसका दिल करता है कि जिन्होंने भी ये किया उसे पता लग गया ना किसने किया ये, फ़ोन की जान ले लेगी। वो अपने हाथों को बहुत टाइटली बंद करती है, उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी होती हैं। वो रक्षा की तरफ देखती है, रक्षा के पास आती है, उसके पास में बैठ जाती है। वो थोड़ा सा खुद को काम करती है और बोलती है, रक्षा, आई यू ओके? रक्षा बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है, हाँ। उसकी आवाज़ सुन कर के जो हमारी प्यारी सी नंदनी होती है वो 2 मिनट का शांत बैठ जाती है और कहती है, पक्का ना? तो बोलती है, आई एम ओके। ऐसा बोल करके वो चुपचाप बैठी होती है, वो अपनी बस बुक को घूर रही होती है। नंदिनी रक्षा का हाथ पकड़ती है और कहती है, बाहर चलो मेरे साथ में। तो बोलती है, क्या हुआ? तो बोलती नहीं कुछ नहीं, चलो मेरे साथ में। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ती है और उसके बाहर की तरफ ले जाती है। जब नंदिनी ने रक्षा का हाथ पकड़ा था तो नंदिनी को एक अजीब सा एहसास हुआ था, लेकिन वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उस एहसास को वो टोटली गंदे तरीके से इग्नोर कर देती है। वो सोचती भी नहीं है कि इतनी ये वियर्ड फीलिंग क्यों आई है उसे, और उसके लिए बस नॉर्मल सी बात थी। वो उसे इग्नोर करती है, रक्षा का हाथ पकड़ती है, बाहर चली जाती है। अब नंदिनी क्या करेगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। सो हे बडीज़, होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।